नमस्कार, आदाब और हेलो मेरे सभी दोस्तों को आपके दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस के साथ। कभी कभी लोग मेरे पास आते हैं उनकी ज्योतिषीय विश्लेषण खत्म होने के बाद या दौरान या पहले भी, और मुझसे पूछते हैं कि क्या उनकी कुंडली में दूसरी शादी है या दूसरी शादी का मौका है। तो पहला सवाल मैं उनसे ये पूछता हूँ, क्या आप एक ऐसे रिश्ते में हैं जिसे आप छोड़ने को तैयार हैं, या आप एक ऐसे रिश्ते में थे जिसे आप छोड़ने को तैयार हैं, या आपने वो रिश्ता खत्म कर दिया है और आप एक दूसरे रिश्ते के लिए तैयार हैं? क्या ऐसा है? जब वो कहते हैं हाँ, तो पहली बात मैं उनसे कहता हूँ हाँ, तो आपके पास दूसरी शादी का मौका जरूर है। मैं ऐसा क्यों कहता हूँ सीधे कुंडली देखने की बजाय? पहली वजह ये है, और एक बात समझना बहुत जरूरी है, कुंडली आपकी जिंदगी में किसी भी नतीजे की गारंटी नहीं है। कुंडली या कुंडली में ग्रहों की स्थिति बस आपको एक खास नतीजे को प्रकट करने के लिए ज्यादा मौके देती है। मिसाल के तौर पर, अगर किसी खास दशा और किसी खास गोचर में नौकरी के बहुत चांस है, तो इसका ये मतलब नहीं कि नौकरी खुद ब खुद प्रकट हो जाएगी। पहली चीज जो आपको करनी है वो है तैयार होना, मेहनत करना, ऑनलाइन आवेदन करना, या अपने दोस्तों और जान पहचान वालों से संपर्क करना, अपने प्रोफेशनल नेटवर्क में देखना और उनसे नौकरी के लिए पूछना या आवेदन करना। और फिर जब इंटरव्यू का कॉल आता है तो आपको जाकर इंटरव्यू देना है और अपना सबसे अच्छा प्रदर्शन करना है और ये दिखाना है कि आप उस नौकरी को करना चाहते हैं, और फिर नौकरी लेनी है और उसमें जुट जाना है। अगर आप इनमें से कुछ भी नहीं करेंगे तो दशा या गोचर आपको नौकरी नहीं दे सकते। तो अगर आप बैठे बैठे ये उम्मीद कर रहे हैं कि कोई नतीजा आपकी जिंदगी में आ जाएगा, तो वो सिर्फ ग्रहों की एक खास स्थिति के चलते नहीं आएगा। दूसरी शादी या दूसरे रिश्ते की कहानी भी यही है। दूसरी शादी या दूसरे रिश्ते सिर्फ इसलिए नहीं होंगे क्योंकि कुंडली में कुछ ग्रह स्थित है। बेशक ग्रहों की स्थिति उसके होने की संभावना को ज्यादा बढ़ा देगी, लेकिन सबसे ज्यादा मौका तब आता है जब आप उसे प्रकट करने के लिए मेहनत करते हैं। तो चलिए अब कुंडली में कुछ ऐसी स्थितियों के बारे में बात करते हैं जो दूसरी शादी या दूसरे गंभीर रिश्ते का मौका बढ़ा सकती है। अब पहले ये समझना जरूरी है कि आजकल ऐसा क्यों है कि तलाक ज्यादा हो रहे हैं और उसकी वजह से दूसरी शादी भी ज्यादा हो रही है। पहली बात, हम राहु के युग में हैं। राहु का युग क्या है? वो चीजें जो आमतौर पर असामान्य मानी जाती थीं, वो होने लगती हैं, और फिर वो बदलाव धीरे धीरे आम बन जाते हैं। मिसाल के तौर पर हम कोविड के इस दौर में न्यू नॉर्मल की बात कर रहे हैं कि आगे चलकर हमें अपनी जिंदगी में कुछ बदलाव करने होंगे और वो नया आम हो जाएगा। ये भी राहु के युग का ही एक हिस्सा है। पिछले 300 सालों में राहु के युग ने हमें बार बार नई नई चीजें दी हैं जो आम बन गई है। फिर करीब 300 साल पहले या उससे भी ज्यादा मर्द ही घर के कमाने वाले होते थे और औरतें घर या रसोई और बच्चों की जिम्मेदारी संभालती थीं। हालांकि दूसरे विश्व युद्ध के बाद हालात बिल्कुल बदल गए। हालांकि पिछले 300 सालों में धीरे धीरे बदलाव हो रहे थे। इतिहास में आपको ऐसी बहुत सारी महिलाएं मिलेंगी जो नेता बनकर सामने आईं, जिनमें भारत की झांसी की रानी लक्ष्मीबाई भी शामिल है। आप जानते हैं वो बहुत मशहूर है और बहादुरी की कहानियां रही है, मजबूत नेताओं की कहानियां रही हैं जो समय समय पर सामने आती रही है। पिछले 100 सालों में, खास तौर पर पहले विश्व युद्ध के बाद, हम देख रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं ज्यादा आजाद हो गई हैं, घर की आर्थिक जिम्मेदारी भी उठाने लगी है। तो पहले जब उन पर दबाव था और वो मर्द, पति या घर के मुखिया, शायद पिता या बाद में बेटे के अधीन थी, पिछले 100 सालों में और खास तौर पर पिछले 30 सालों में, जब से सूचना का युग मजबूत हो रहा है, महिलाओं को ज्यादा मौके मिले हैं और महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। और इस नए आत्मविश्वास की वजह से महिलाएं अपनी जरूरतों को महसूस कराने से, ये दिखाने से कि उनकी जरूरतें क्या है, पीछे नहीं हट रही, जो कि बहुत पुराने जमाने से दबी हुई थी। और इसकी वजह से महिलाओं का ज्यादा आत्मविश्वासी, ज्यादा आजाद होना और ये भी देखना कि वो क्या चाहती है, अपनी खुशी को भी देखना, जिसके लिए पहले वो सबका बलिदान देती थी। हम देख रहे हैं कि आज नया आम ये है कि महिलाओं को बराबरी का मौका दिया जा रहा है कि वो चुन सके कि वो किस रिश्ते में रहना चाहती है, किस तरह के रिश्ते में रहना चाहती है और कब उसे खत्म करना चाहती है, अगर उन पर ऐसी कोई सूरत हाल आ भी जाए। और इसलिए राहु के युग में जो जोर शोर से प्रकट हो रहा है, दूसरे रिश्ते, तीसरे रिश्ते, चौथे रिश्ते भी धीरे धीरे नया आम बन रहे हैं, खास तौर पर पश्चिम में। हम जानते हैं कि लोगों में डेटिंग का चलन है, और अगर आपने काफी डेट कर लिया है और अगर आपको लगता है कि सामने वाला शख्स वो है जिसके साथ आप बसना चाहते हैं,
तो शायद आप उस रिश्ते में बंध जाएंगे और शादी भी कर लेंगे। हालांकि अगर आप डेट कर रहे हैं लेकिन अगर आप साथ नहीं रह रहे हैं तो उसे रिश्ते की पूरी प्रतिबद्धता नहीं कहा जा सकता। तो एक ज्योतिषीय नजरिए से डेटिंग की अवधारणा को गृहस्थ आश्रम की स्थापना नहीं माना जाता। गृहस्थ आश्रम वो है जहां आप एक प्रतिबद्ध रिश्ते में हैं और आप पति पत्नी की तरह साथ रह रहे हैं 3 क्रमों में। पहला क्रम वो है जहां एक जोड़ा साथ रहना शुरू कर देता है, लेकिन वो बहुत लोगों को इसके बारे में नहीं बताते और इसे काफी हद तक एक राज ही रखते हैं। लेकिन अगर वो एक दूसरे के साथ नहीं रह रहे हैं तो गृहस्थ आश्रम स्थापित नहीं होता। हालांकि रिश्ता स्थापित हो सकता है। ये एक मजबूत प्रेम प्रसंग हो सकता है, शायद एक प्रतिबद्ध प्रेम प्रसंग, लेकिन गृहस्थ आश्रम स्थापित नहीं होता। तो इसे ज्योतिषीय नजरिए से एक शादी या मजबूत रिश्ता नहीं माना जा सकता। एक प्रतिबद्ध रिश्ता जिसे 7वें घर से जोड़ा जा सके। ये जरूरी नहीं कि एक धार्मिक रस्म हो, जैसे हिंदू धर्म में 7 फेरे या मुस्लिमों में निकाह या कैथोलिक में चर्च की रस्म। हालांकि 7वां घर तब काम करना शुरू कर देता है जब वो प्रतिबद्धता बनती है कि मैं अब तुम्हारे साथ हूं और मैं इसे स्वीकार करने से नहीं डरता। तो एक दूसरे के साथ रहना, एक गृहस्थ आश्रम में साथ साथ रहना और इसे समाज के सामने स्वीकार करना, यहीं पर रिश्ते को पहली शादी या पहला प्रतिबद्ध रिश्ता माना जाता है और एक गृहस्थ आश्रम स्थापित होता है। अगर नहीं तो अगर जोड़ा एक ही घर में पति पत्नी की तरह साथ नहीं रह रहा है और उन्होंने इस रिश्ते को कम से कम अपने सबसे करीबी परिवार वालों या दोस्तों के सामने भी स्वीकार नहीं किया है, तो गृहस्थ आश्रम स्थापित नहीं होता। तो गृहस्थ आश्रम के स्थापित होने की निशानी क्या है? आजकल हम देखते हैं कि ज्यादातर जोड़े लड़के लड़की की मुलाकात से, शायद डेटिंग से, प्यार में पड़ने से, एक दूसरे के साथ वक्त बिताने से बनते हैं। तो 5वां घर काम में आता है। तो आजकल 5वां घर बड़े हद तक 7वें घर का पूर्वाभ्यास है। तो अगर 5वां घर बहुत मजबूत नहीं है और अगर 7वां घर बहुत मजबूत नहीं है तो एक रिश्ता जो प्रेम प्रसंग या डेटिंग से शुरू होता है और शादी में तब्दील होता है, शायद मुमकिन ना हो। और अगर 5वां घर बहुत मजबूत है लेकिन 7वां घर नहीं है, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि एक शख्स एक प्रतिबद्ध प्रेम प्रसंग या रिश्ते में पड़ जाता है, शायद 1-2 साल या 3 साल के लिए, लेकिन वो आखिरकार साथ रहने तक नहीं पहुंचता। या अगर साथ रहते भी हैं तो वो गृहस्थ आश्रम को कुछ महीनों, ज्यादा से ज्यादा 2-1 साल से आगे नहीं टिका पाते और इसलिए रिश्ता टूट जाता है। तो गृहस्थ आश्रम नष्ट हो जाता है या उखड़ जाता है इससे पहले भी कि उसकी मजबूत नींव पड़े। तो ऐसा रिश्ता जहां 5वां घर मजबूत है, यानी प्रेम प्रसंग शादी या प्रतिबद्ध रिश्ते का पूर्वाभ्यास है, लेकिन 7वां घर बहुत मजबूत नहीं है, तो उससे 7वें घर के गृहस्थ आश्रम का आखिरकार रहना तय है और यहीं पर दूसरी शादी का मौका आता है। हालांकि कुंडली में तीसरा घर क्या है? तीसरा घर मेहनत और आत्म उद्यम का घर है, जो आप अपनी जिंदगी में चुनाव करके प्रकट करते हैं। तो तीसरा घर मेहनत और आत्म उद्यम का घर है जो आप लग्न से लेते हैं। इसका मतलब है आपकी जिंदगी में वो कौन से चुनाव हैं जो आप करने जा रहे हैं, जो आपके जीवन स्तर पर मौके या बदलाव प्रकट या पैदा करेंगे, वो तीसरे घर से देखे जाते हैं। तो किसी भी घर का तीसरा घर उस घर का चरम या प्रक्षेपण है। मिसाल के तौर पर चौथा घर दूसरे घर का तीसरा घर है। दूसरा घर कमाई और बचत का घर है और चौथा घर दूसरे घर का तीसरा घर होने के नाते इसका मतलब है कि आप उस कमाई के साथ क्या करते हैं, उस कमाई के साथ आप क्या चुनाव करते हैं, वो चौथे घर से देखा जाता है। आप जो पैसा कमाते हैं उसके साथ आप क्या कर सकते हैं? आप या तो उसे उड़ा सकते हैं या कहीं निवेश कर सकते हैं। तो अगर दूसरे घर के मामलों में जो चौथा घर है एक मजबूत चुनाव किया जा रहा है, तो आप संपत्ति बनाते हैं और आप जमीन में निवेश कर सकते हैं और आप मकानों में निवेश कर सकते हैं या आप पैसे शानदार चीजों पर उड़ा सकते हैं। आप एक कार खरीद सकते हैं, आप गहने खरीद सकते हैं, आप घड़ियां खरीद सकते हैं, आप छुट्टियां मनाने जा सकते हैं। ये सब फिर से चौथे घर से देखा जाता है, लेकिन अलग अलग तरीकों से प्रकट होता है, इस आधार पर कि आप किस नक्षत्र में हैं और कौन से शुभ ग्रह क्या भूमिका निभाते हैं और चौथे घर की सूरत हाल क्या है। मिसाल के तौर पर तो किसी भी घर का तीसरा घर उस घर के लिए आपकी मेहनत और चुनाव है। इसी तरह 7वां घर 5वें घर का तीसरा घर है। 5वां घर वो घर है जहां आपको क्या पसंद है, आप क्या करना पसंद करते हैं। और क्योंकि 7वां घर 5वें घर का तीसरा घर है, तो आप जो प्रेम पसंद करते हैं या जिसे आप पसंद करते हैं, उससे जुड़े जो चुनाव आप करते हैं, वो 5वें घर के चरम या प्रकटीकरण के जरिए देखे जाते हैं। और इसीलिए बहुत सारी प्रेम शादियां 5वें और 7वें घर के बीच ऊर्जा के आदान प्रदान से देखी जाती हैं,
खास तौर पर अगर पांचवां घर सातवें घर में जाता है या बहुत सारे ग्रह दोनों में शामिल हो जाते हैं। हालांकि अगर पांचवां घर मजबूत है, जैसा मैंने पहले बताया, लेकिन अगर सातवां घर कमजोर है तो प्रेम प्रसन्न हो सकता है, रिश्ता शुरू भी हो सकता है, लेकिन वो एक स्थिर, टिकाऊ, लंबे समय तक चलने वाले गृहस्थ आश्रम या शादी या लंबे प्रतिबद्ध रिश्ते में बदल नहीं सकता, जिसे समाज भी मान्यता दे। तो जब ऐसा होता है तो आखिरकार रिश्ता टूट जाता है। अब सातवें घर से तीसरा घर कौन सा है? सातवें घर से तीसरा घर नौवां घर है। तो अगर रिश्ता टूट जाता है और अगर गृहस्थ आश्रम को दोबारा स्थापित करना है, यानी अगर सातवें घर को दोबारा प्रकट करने की कोशिश की जाती है, तो सातवें घर से तीसरा घर, जो नौवां घर है, उस चुनाव का समर्थन करना चाहिए जो आप करते हैं। अगर आप चुनाव नहीं कर रहे हैं, अगर आप इस गृहस्थ आश्रम के दोबारा स्थापित होने की दिशा में मेहनत नहीं कर रहे हैं, तो जाहिर है दूसरी शादी नहीं होगी। हालांकि क्या आपको मौका दिया जा रहा है? क्या आपको संभावनाएं दी जा रही है या नहीं? एक मजबूत नौवां घर आपको बताएगा कि कुंडली, आपकी स्थितियां आपको वो मौका दे रही हैं कि अगर आप मेहनत करें तो दूसरी शादी हो सकती है या नहीं। और यहीं पर नौवां घर काम में आता है। तो अगर नौवां घर बहुत मजबूत है लेकिन अगर सातवां घर कमजोर है, तो आप दूसरे रिश्ते में भी पड़ सकते हैं। हालांकि आप गृहस्थ आश्रम को एक बार फिर नहीं टिका पाएंगे। तो वो शख्स जो गृहस्थ आश्रम के बार बार टूटने से बचना चाहता है, उसकी जिम्मेदारी क्या है? आपकी जिम्मेदारी है कि आप सातवें घर में मेहनत करें। इसका मतलब है, क्योंकि सातवां घर पांचवें घर से तीसरा घर है, आपको ज्यादा मोहब्बत डालनी होगी। आपको उस शख्स के प्रति ज्यादा लगाव डालना होगा जिसके साथ आप हैं। अगर लगाव हल्का है, काफी मजबूत नहीं है, साझा मूल्यों या साझा सिद्धांतों पर आधारित नहीं है, और बहुत सारी चीजें जो आप दोनों को पसंद है बड़े हद तक एक जैसी नहीं है, तो अलग रास्ते पर जाना आसान हो जाता है। इसीलिए अगर आप सातवें घर में और उस रिश्ते में मेहनत करने को तैयार नहीं है जो आजकल एक रोमांटिक संबंध के जरिए आता है, तो गृहस्थ आश्रम स्थापित नहीं होता। और दूसरे रिश्ते का मौका इस बात से आ सकता है कि नौवां घर कितनी मजबूती से प्रकट होता है और वो आपको क्या चुनाव देता है। हालांकि अगर आप अपने रिश्ते में, अपनी शादी में मेहनत कर रहे हैं, भले ही सातवां घर बहुत मजबूत ना हो, तो रिश्ता टिक सकता है, लेकिन आप रिश्ते में खुश नहीं हो सकते। तो अगर सातवां घर कमजोर है, तो आप फिर भी अपनी मेहनत के बल पर, या अगर सातवां स्वामी अच्छी जगह रखता है लेकिन सातवां घर पापी ग्रहों के पूर्ण दृष्टि से प्रभावित है या उनमें पापी ग्रह बैठे हैं, तो शख्स मेहनत कर सकता है और गृहस्थ आश्रम या शादी या प्रतिबद्ध रिश्ते को लंबे समय तक टिका सकता है। हालांकि शख्स बहुत खुश नहीं हो सकता। तो क्या होता है? अगर आप एक बुरी शादी में हैं और आप उससे दूर होने या उसे सुलझाने की मेहनत नहीं कर पा रहे हैं, या तो आप मुद्दों को सुलझाने की मेहनत करें और सातवां घर मजबूत बनाएं, या आप रिश्ते से दूर होने और एक दूसरा रिश्ता शुरू करने की मेहनत करें। अगर आप दोनों में से कुछ नहीं करते हैं, तो आप एक बुरी शादी में फंसे रह जाते हैं। अब एक अहम बात यह है कि अगर आप चाहते हैं कि एक रिश्ता आए और एक स्थिर रिश्ता आए, तो आपको ये जरूर देखना चाहिए कि जब आप एक रिश्ते में पड़ रहे हैं, तो क्या उसमें टिकाऊपन है। और इसीलिए कुंडली मिलान बहुत अहम है कि एक खास रिश्ता आपको आगे ले जाएगा या नहीं, और लंबी उम्र तक चलेगा या नहीं। अगर कुंडली मिलान से पता चलता है कि ये लंबे समय तक नहीं टिकेगा, तो जाहिर है ये टूटेगा। दूसरी शादी का समय कब आता है? पहली बात, दूसरी शादी के लिए पहली शादी का टूटना जरूरी है। अब कभी कभी जब कोई मेरी सलाह ले रहा होता है, वो मुझसे पूछ सकते हैं कि मेरे रिश्ते में सुधार का समय कब आएगा। मैं उन्हें कोई खास दशा या अवधि या गोचर बता सकता हूँ, लेकिन कभी कभी जब वो दशा या गोचर आता है, तो वो वापस आकर कहते हैं कि लेकिन कुछ भी सुधरा नहीं, कुछ भी नहीं बदला। तो अगर आप एक जादू की छड़ी की उम्मीद कर रहे हैं कि ग्रह घूमेंगे और आपका रिश्ता सुधर जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा, बिना आपकी मेहनत के नहीं होगा। या क्या होता है? क्योंकि हालात वही रहते हैं या और बिगड़ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपको एक चुनाव दिया जा रहा है कि या तो आप मौजूदा हालात को सुधारें या उससे दूर हो जाएं। मैंने देखा है कि जब बेहतर रिश्ते की अवधि शुरू होती है, तो कई बार पुराने रिश्ते का या तो निपटारा हो जाता है, जहां जोड़ा बैठता है, उनमें ज्यादा समझ आती है, कोई सलाहकार की भूमिका भी निभाता है, और वो मुद्दों को सुलझा लेते हैं, और फिर संग शादी में स्थिरता आ जाती है। या निपटारा तब होता है जब दोनों एक दूसरे को अलविदा कहकर रिश्ता खत्म कर देते हैं, और कुछ ही समय में, कुछ महीनों में, शायद 6 महीने से 1 साल में एक दूसरा रिश्ता होता है, एक बेहतर रिश्ता होता है, और वो उसमें ज्यादा खुश रहते हैं। तो अगर आपके रिश्ते में बहुत उथल पुथल है और अगर रिश्ते की एक बेहतर अवधि आ रही है, तो 2 चीजें होंगी। एक,
आपको एक मौका दिया जाएगा जहां घटनाओं का रुख आपके पक्ष में होगा ताकि आप अपनी मौजूदा शादी के मुद्दों को सुलझा सकें। लेकिन किसी वजह से अगर आप मेहनत नहीं कर पाते, सिर्फ एक शख्स की मेहनत काफी नहीं होती, क्योंकि आप महसूस कर सकते हैं कि मैं मेहनत कर रहा हूं और सामने वाला नहीं कर रहा, तो आप शादी पर फैसला ले सकते हैं और कह सकते हैं कि मैं अपना रास्ता लेना चाहता हूं, और यहीं से दूसरी शादी का मौका शुरू होता है। आप दूसरी शादी का मौका तब शुरू नहीं कर सकते जब आप अभी भी एक प्रतिबद्ध रिश्ते में हैं। तो आपको फैसला लेना होगा, आपको आगे बढ़ना होगा और छोड़कर चले जाना होगा, या फिर पति पत्नी के साथ बैठकर मुद्दों को सुलझाकर उस शादी को स्थिर करना होगा। तो नौवां घर मजबूत होने से वो आपको आपके उसी रिश्ते में दूसरा मौका भी देता है। तो जब नौवें घर की अच्छी दशा चलती है, एक शुभ ग्रह का प्रभाव होता है, वो क्या करता है? वो हमेशा आपको दूसरी शादी नहीं देता, बल्कि वो आपको एक दूसरा अवसर देता है, जिसका मतलब है कि वो आपसे कहता है कि या तो आप अपनी मौजूदा शादी के भीतर मुद्दों को सुलझा लें और अब आज के बाद सारा पुराना बोझ छोड़ दें, उस विषैली ऊर्जा को छोड़ दें जो दोनों ने जमा कर रखी है, सारे मुद्दे छोड़ दें, एक साफ स्लेट से शुरुआत करें, माफ कर दें और भूल जाएं, अपने अनुभवों से सीखें, आगे बढ़ें और इस बार एक मजबूत गृहस्थ आश्रम स्थापित करें। तो ये आपको दिया गया एक दूसरा अवसर जैसा है। और इसीलिए जब भी नौवें घर की दशा आती है, खास तौर पर जब कोई शुभ ग्रह का गोचर सातवें घर या लग्न या चौथे या 11वें घर पर होता है, तो या तो उसी शादी में मुद्दों का निपटारा होगा और आपको दूसरा अवसर दिया जाएगा, उसी रिश्ते में दूसरी पारी हो सकती है, या दूसरी शादी या दूसरे रिश्ते की शुरुआत हो सकती है। तो नौवां घर सातवें घर के साथ मिलकर आपको दूसरी शादी करने देंगे। दूसरी बात यह है कि दूसरी शादी आपको तब भी मिलती है जब आपकी कुंडली में शुक्र मजबूती से प्रकट होता है। अगर शुक्र बहुत मजबूत है तो आपको रिश्ते में पड़ने के लिए अलग अलग चुनाव मिलते रहेंगे, और अगर महिलाओं के लिए गुरु मजबूत है तो उनकी बहुत मजबूत स्थिर शादी भी हो सकती है, या उन्हें दूसरी शादी का मौका मिल सकता है। गुरु और शुक्र दोनों ऊर्जा बांटते हैं, और वो आपकी कुंडली में दोनों मजबूत शुभ ग्रह हैं, और किसी तरह वो सातवें घर से जुड़ जाते हैं, भले ही सीधे ना हो। गुरु महिलाओं के लिए पति का कारक है, और इसीलिए महिलाओं के लिए ये देखना अहम है कि गुरु कहाँ स्थित है, वो कैसे स्थित है, और सातवां स्वामी कैसे प्रकट हो रहा है। इन दोनों और फिर नौवें घर की मिली जुली ऊर्जाओं को देखकर ये आसानी से पता लगाया जा सकता है कि आपको दूसरी शादी का मजबूत चुनाव दिया गया है या नहीं। मर्दों के मामले में शुक्र उतना ही अहम हो जाता है जितना महिलाओं के लिए, बल्कि और भी ज्यादा, क्योंकि मर्दों के लिए शुक्र रिश्ते और उनकी जिंदगी में औरत दोनों का कारक है। तो अगर शुक्र बुरी तरह प्रभावित है तो मर्द को अपने रिश्ते में संघर्ष करना पड़ सकता है, और कई बार उसकी छोटी छोटी चक्करचौंध और अफेयर्स भी हो सकती है। लेकिन गृहस्थ आश्रम का चरम या गृहस्थ आश्रम में बसना, सातवें घर के रिश्ते को फलता फूलता देखना शायद नजर न आए, और मर्द एक के बाद एक रिश्ते में संघर्ष करता रहेगा और शादी नहीं होगी। या दूसरा अवसर, चाहे मौजूदा रिश्ते को स्थिर करने का या उसे छोड़कर दूसरे रिश्ते की शुरुआत करने का, जिसमें वो खुश रह सके और जो लंबे समय तक स्थिर रहे, नहीं मिलेगा। तो दूसरी शादी सातवें घर और नौवें घर दोनों से देखी जाती है कि वो कैसे ऊर्जा बांटते हैं और कैसे प्रकट होते हैं। हालांकि बिना आपकी मेहनत के, और नौवां घर आपको मेहनत करने देगा, और तीसरा घर भी, क्योंकि वो लग्न का तीसरा घर है, और लग्न भी बहुत अहम है जहां शादी का सवाल है, क्योंकि लग्न आपकी प्रतिष्ठा है, आपका सम्मान है, समाज में आपकी हैसियत है, और समाज आपको देखता है। तो अगर आप वो शख्स हैं जो बार बार रिश्ते तोड़ रहे हैं, तो समाज आपको कैसे देखेगा? समाज आपको वैसा शख्स नहीं मानेगा जो स्थिर है, जो एक प्रतिबद्ध रिश्ते में रह सकता है, जो रिश्तों को अहमियत देता है, और वो शख्स है जिसका दिमाग भी संतुलित है और रिश्तों के प्रति उसका नजरिया भी संतुलित है। देखने की दूसरी अहम बात यह है कि क्या राहु किसी तरह सातवें घर से जुड़ रहा है। राहु असामान्य रिश्ते देता है, राहु असामान्य हालात देता है, ऐसे हालात जिनकी वजह से एक शख्स एक रिश्ता छोड़ सकता है और दूसरा शुरू कर सकता है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि कभी कभी जब राहु या तो सातवें घर को देखता है, या सातवें घर में बैठकर, या सातवें घर के अधिपति के साथ बैठकर, या सातवें स्वामी के राहु के साथ बैठने से सातवें घर से जुड़ जाता है, तो शादी या शादी के साथी से, अपने पार्टनर से उम्मीदें ऐसी होती हैं कि शख्स आसानी से संतुष्ट नहीं होता और हमेशा ज्यादा की तलाश में रहता है और उसकी उम्मीद से कम पाता है, और ज्यादा की उम्मीद और कम मिलने की वजह से धीरे धीरे उसे लगने लगता है कि ये रिश्ता उसकी जरूरतें पूरी नहीं कर रहा और उसके लिए बेहतर है कि वो इस रिश्ते से बाहर निकल जाए। तो राहु ज्यादा रिश्ते होने की संभावनाएं पैदा करेगा,
कभी कभी दूसरा रिश्ता तब भी शुरू हो सकता है जब पहला खत्म भी नहीं हुआ होता। तो इसे एक अफेयर या चक्कर कहा जा सकता है जो मजबूत होता जाता है और गृहस्थ आश्रम, सातवां घर, शादी कमजोर होती जाती है और आखिरकार पहली शादी टूट जाती है, पहला रिश्ता टूट जाता है और फिर दूसरी शादी या दूसरा रिश्ता राहु के और मजबूती से जुड़ने की वजह से पलता फूलता है। ये तब और ज्यादा मजबूती से हो सकता है जब राहु या तो सातवें घर पर गोचर करता है, या राहु आपके सातवें स्वामी पर गोचर करता है, या सातवें घर के अधिपति पर गोचर करता है, या फिर लग्न या दूसरे घर पर भी और कुछ हद तक चौथे घर पर भी, जो घरेलू खुशी और मानसिक शांति का घर है। तो जब आपको ये देखना है कि आपकी कुंडली में दूसरी शादी के चांस हैं या नहीं, दो चीजें देखें। क्या आप में वो ताकत है कि आप मेहनत कर सके या हिम्मत जुटा सके कि अगर आप एक रिश्ते में खुश नहीं हैं तो उसे छोड़ सके और दूसरे में पढ़ने की मेहनत कर सकें? और अगर आप अपने भीतर जानते हैं कि आप मेहनत कर सकते हैं तो उसे उस ऊर्जा के साथ जोड़ दें जो 9वां घर और 7वां घर आपको देते हैं। साथ में महिलाओं के लिए गुरु, मर्दों के लिए शुक्र और राहु शादियों में कैसा खेल दिखा रहा है, दूसरी शादी या दूसरे रिश्ते के चांस प्रकट होंगे। दोस्तों, अगर आप ये जानने के लिए उत्सुक हैं कि क्या आपके पास दूसरी शादी के चांस हैं, तो मैं आपको बता दूं, हर किसी के पास दूसरे, तीसरे, चौथे रिश्ते का भी मौका है, चाहे 9वां घर ऊर्जा दे रहा हो या नहीं। ये हम पर निर्भर करता है कि हम उसे कैसे प्रकट कर रहे हैं। लेकिन मजबूत मौके आपको जरूर मिलेंगे, इस आधार पर कि 9वां घर कैसा खेल दिखाता है, 7वां स्वामी कैसा खेल दिखाता है, शादी के कारक गुरु और शुक्र कैसा खेल दिखाते हैं और राहु कैसा खेल दिखाता है। तो दोस्तों, अब जब हमने ये देख लिया और समझ लिया है कि दूसरी शादी खुद को कैसे प्रकट कर सकती है, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और अगर आप मेरी निजी सलाह मशविरा चाहते हैं तो कृपया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए गए लिंक्स के जरिए मुझसे संपर्क करें। किसी और वक्त किसी और वीडियो के साथ मिलते हैं। आपके दोस्त और गाइड इरफान अभी के लिए इजाजत चाहते हैं। नमस्कार।